हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स की एक और ब्रांच जो है थर्मल फिजिक्स, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स में हम हीट, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, जो थर्मल फिजिक्स है हमारे सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो ये है, पहला पार्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो दूसरा पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये हमने 11th में स्टडी किया था। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये चैप्टर हमारे 11th में था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स ये हमें 12th में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे एक बात और आपको बतानी है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमने 11th में स्टडी किया था, वहां पर बहुत सारा पोर्शन, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारा पोर्शन जो हमने 11th में कवर नहीं किया था, उसका रिमेनिंग पोर्शन हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के चैप्टर में दिया हुआ है। हमारी टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं? टेक्स्ट बुक की। ठीक है, तो 11th में जो हमारा पोर्शन रह गया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो हमें हमारी टेक्स्ट बुक में केटीजी में गिवन है। ठीक है, तो डोंट वरी, हम एक काम करेंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 11th के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का भी रिमेनिंग है उनका भी कवर हो जाएगा, और जो ऑलरेडी टॉपिक को यहां पर छूट गया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जो कि 12th के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेंशन है स्टूडेंट्स, उसको भी हम साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक बार क्लीन कर दूं। ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेसिक बातें करेंगे, और हमें पता है कि थर्मल का मतलब होता है हीट। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हीट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच कैन ट्रांसफर्ड। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। हीट क्या है स्टूडेंट्स? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। इन शॉर्ट, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और जहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वहां पर आपको हीट एनर्जी दिखाई देगी, अदरवाइज हीट एनर्जी नहीं होने वाली है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट, सपोज करो कि यहां पर आपके पास दो बीकर हैं, दो बीकर, एक बीकर ए है और ये दूसरा बीकर है बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बीकर में जो टेम्परेचर है वो आप मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, और इस बीकर का जो टेम्परेचर है, मतलब कि जो भी मैटर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो भी मैटर्स यहां पर प्रेजेंट हो, उनका टेम्परेचर यहां पर स्टूडेंट्स 150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आ जाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो स्टूडेंट्स यहां क्या होगा, जो एनर्जी है वो बीकर बी से ए की तरफ जाएगी। ठीक है,
समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? एनर्जी, एनर्जी। अब स्टूडेंट्स ये एनर्जी का ट्रांसमिशन कब तक होगा? जब तक कि टेम्परेचर TA डैश और टीवी डैश इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों बीकर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जिस एनर्जी का यहां पर ट्रांसफर हो रहा है उस एनर्जी को ही हम हीट एनर्जी कहते हैं। एक बार ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाए तो वहां पर हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। चाहे देखिए अभी ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 + 50 टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, यानी कि 125 डिग्री सेल्सियस, और टीबी डैश भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक बार दोनों बीकर का टेम्परेचर सेम हो गया तो वहां पर एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वहां पर एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वहां पर हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हीट एनर्जी तभी प्रेजेंट होगी जब तक एनर्जी का ट्रांसमिशन हो। बीकर बी से जो एनर्जी बीकर ए में जा रही है उसी एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहेंगे। और एक बार दोनों बीकर में टेम्परेचर सेम हो जाए, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए, तो उस केस में हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एज ए स्टेटमेंट भी आपको यहां पर लिख के देता हूं। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is called heat energy. If temperature difference यानी कि डेल्टा T इक्वल टू 0, then there is no heat energy. क्या बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? हीट एनर्जी तभी तक प्रेजेंट होगी जब तक टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट होगा। एक बार टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए तो हीट एनर्जी 0 हो जाएगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स देखिए, वर्क आपने पढ़ा है फिजिक्स में, वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क भी होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, बट ये जो वर्क है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्क की डेफिनेशन आपको पता होगी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन पता ना आपको, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर है? लेकिन ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकली होता है, मैकेनिकली। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन ये जो हीट है स्टूडेंट्स, हीट भी क्या है स्टूडेंट्स? हीट भी है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। बट ये कैसा होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। स्टूडेंट्स वेव आपने पढ़ा होगा। वेव क्या होता है? वेव भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ही है। वेव भी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, बट डिफरेंस है यहां पर, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। बट क्या यहां पर क्या डिफरेंस है तीनों में? बट नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स? वेव की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट नो ट्रांसमिशन ऑफ मैटर या नो ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, उसको हम वेव कहते हैं।
हीट एनर्जी भी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, बट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, बट जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हुआ है वो मैकेनिकली हुआ है, एक मैकेनिकल प्रोसेस। एक पर्सन होता है जो मैटर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उसको हम वर्क कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर हीट को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, हीट को हम यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, कैपिटल क्यू से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ये कह दिया कि यहां पर एक बीकर है जहां पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका जब हमने टेम्परेचर देखा स्टूडेंट्स, तो यहां पर टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर बीकर के अंदर, इसको स्टॉप मैंने पैक कर रखा है, और मैंने जो टेम्परेचर यहां पर देखा स्टूडेंट्स, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या बता रहा है, ये टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो बता रहा है। यहां पर हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। और इन गैस मॉलिक्यूल्स के पास ये इंटरनल एनर्जी आई कहां से, वो आई है उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे आई है, ड्यू टू द रैंडम मोशन, है ना। और इस सिस्टम का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन भी है, स्ट्रक्चर होगा, तो उस स्ट्रक्चर की वजह से भी एनर्जी होगी। उन दोनों के एडिशन को ही हम कह देते हैं इंटरनल एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है स्टूडेंट्स, वो जब रैंडम मोशन करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, उन सभी का जो एवरेज निकालो और जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूं, आप इसको बाद में पढ़ोगे, लेकिन 3/2 nRT ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर फिलहाल आप ध्यान में रखो, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी इज ए पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर वाला वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब इस यहां से सपोज करो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी है, अगर उस इंटरनल एनर्जी का कुछ पोर्शन में ट्रांसफर कर दूं, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम कहेंगे हीट एनर्जी। अगर यहां पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, उसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, दैट मींस कि देयर इज नो हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तभी होगी स्टूडेंट्स जब कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होगी। और इस समय अगर आपसे कहा जाए कि एक बीकर है या एक चाय की कप है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या 45 डिग्री सेल्सियस है, तो 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर आपकी टी का है वो आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स वो एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक छोटी सी बात, पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी
energy which is transferred is called heat energy। तो मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन आपको बता दी है। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है, और ये भी कह सकते हो आप पोर्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज तो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स यहां पर कि जो हीट है या हीट एनर्जी है वो सिस्टम पे डिपेंड नहीं है ना। आप लिख लीजिए, हीट एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम, नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम। ठीक है, हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या है? हीट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की या वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। हीट एनर्जी या लिख लीजिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज ट्रांसफर्ड from high temperature body to low temperature body, high temperature body to low temperature body is called heat energy। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हीट एनर्जी का जो सीजियस यूनिट होता है और मोस्ट पॉपुलर और प्रैक्टिकल यूनिट है वो है कैलोरी। ठीक है, और जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स वो है जूल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कैलोरी को डिफाइन करो, 1 कैलोरी को डिफाइन करो, तो इसकी डेफिनेशन यह है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर या 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेन करता हूं मैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water, sorry 1 degree Celsius of 1 gram of water is called 1 calorie। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मोस्ट एक्यूरेट डेटा मिलता है वो ये होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वाटर। इस टेम्परेचर पर आपको एक्यूरेट डेटा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स समझो, अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर हो और 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो, अगर 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपको अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को हम कहते हैं 1 कैलोरी। समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत इजी डेफिनेशन है 1 कैलोरी की
कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है उसी को हम 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, फिजिक्स की कैलोरीमेट्री जो ब्रांच है, फिजिक्स की कैलोरीमेट्री जो ब्रांच है उसी में हम हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी की हम स्टडी कौन सी फिजिक्स की ब्रांच में करते हैं? कैलोरीमेट्री में। स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जूल। अकॉर्डिंग टू जूल कि जब हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस वर्क से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो अगर उनका हम रेशियो निकालें या वर्क डन और हीट प्रोड्यूस का अगर आप रेशियो निकालो तो वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो ये कहते थे वर्क इज द रेशियो ऑफ वर्क डन to heat produced by that work if no wastage is constant। समझ में आया स्टूडेंट्स? जूल एक साइंटिस्ट थे जिनके अकॉर्डिंग अगर आप कोई वर्क करते हो, ठीक है, तो उस वर्क से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। अगर वहां पर कोई वेस्टेज ना हो तो उनका जो रेशियो होगा यानी कि वर्क डन पर यूनिट हीट वो इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? वो आएगा कांस्टेंट, यानी कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो J इंटू क्यू आएगा, और इस J को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मैकेनिकल जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट ऐसे ही कुछ कहते हैं। यस, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J, जिसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर केल्विन। इसको ध्यान रखना है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान में रखना कि अकॉर्डिंग टू जूल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर हम वर्क को किस में कन्वर्ट करें? हीट में, ठीक है, और उन दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, या इक्वल टू क्या होने वाला है? J, और J को हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और कई बार बोर्ड एग्जाम में जूल्स लॉ पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इन शॉर्ट कि अकॉर्डिंग टू जूल क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू जूल ये कहा गया था वर्क इज कन्वर्टेड into heat, work is converted into heat, then the ratio of work done to heat is always constant। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा इक्वल टू J, और J को हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअली जो टेम्परेचर को जो डिफाइन किया गया है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिफाइन किया गया है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि टेम्परेचर
is defined by zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, सपोज करो आपके पास एक बॉडी है जिसका नाम ए है, एक दूसरी बॉडी है, बॉडी बी है, और यहां पर स्टूडेंट्स मैंने एक तीसरी बॉडी रख दी है सी। अगर स्टूडेंट्स बॉडी बी और बॉडी ए, अगर स्टूडेंट्स बॉडी ए और बॉडी सी ये दोनों यानी बॉडी ए और बॉडी सी कैसी है स्टूडेंट्स? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसी है ये स्टूडेंट्स? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और बॉडी बी और बॉडी सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम, तो आप कह सकते हो कि जो बॉडी ए और बी है वो भी कैसी हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। रिपीट करता हूं मैं कि बॉडी ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि बॉडी ए और बी भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर या इक्वल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इक्वल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर दो बॉडी, आपसे यह कहा जाए कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है। यानी कि अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी हो और टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी हो, तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि सभी बॉडी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। और जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी तो उनके बिटवीन में कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। when two body is in thermal equilibrium, there is no transfer of energy, there is no transfer of energy। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। तो इसका मतलब अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर हीट एनर्जी जीरो होगी। समझ में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि टू बॉडी हैव इक्वल टेम्परेचर, जैसे कि यहां पर है। तो उसको आप कहोगे कि ये सभी तीनों बॉडी किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है when two body is in thermal equilibrium there is no transfer of energy। और no transfer of energy that means कि वहां पर जो हीट एनर्जी है वो जीरो होगी। क्लियर है? तो जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली आपको कहां से मिला? टेम्परेचर आपको मिला है स्टूडेंट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं हम, ठीक है ना, उसका नाम है थर्मोमीटर। ए डिवाइस which measure the temperature of body is called thermometer। बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं वो है थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है वो थर्मोमीटर को कहता है, जब किसी भी बंदे को बुखार है डॉक्टर ये कहता है कि ये थर्मोमीटर आप थोड़ी देर आप अपने माउथ में रखिए, थोड़ी देर। तो होता क्या है कि जब किसी को बुखार होगा, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। और जब आप थर्मोमीटर को अपने माउथ में थोड़ी देर रखोगे स्टूडेंट्स,
तो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी उस थर्मोमीटर में ट्रांसफर होने लग जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि थर्मोमीटर और आपकी बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब कि वहां पर क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गई और वहां पर कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर इजीली हमारे बुखार को मेजरमेंट कर पाते हैं, फीवर को मेजरमेंट कर पाते हैं स्टूडेंट्स। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो हीट एनर्जी की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहां पर आप उस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर को मेजरमेंट कर पाते हैं। बहुत सारे डिवाइस हैं, प्रेशर थर्मोमीटर है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, केल्विन होता है। एक और चीज, टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट, है ना। आपकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट हैं उस 7 फंडामेंटल यूनिट में टेम्परेचर को भी जगह दी गई है ना। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफाइन करता है कि हीट एनर्जी कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी। जैसे हम कहते हैं ना, हीट एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इसके लिए आप कह सकते हो कि टेम्परेचर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ऐसा आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ ये बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। और स्टूडेंट्स जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं पर उनको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, जिसको अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट करिए, फिर कुछ आगे और हम डिस्कशन करते हैं टेम्परेचर के बेस पर। स्टूडेंट्स लैब के अंदर जो हमने मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर अचीव किया है वो है मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन लैब। स्टूडेंट्स वो है 10 की पावर 8 केल्विन, ठीक है। और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन लैब, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन लैब जो हमने अचीव किया अभी तक जो अचीव किया है स्टूडेंट्स वो है 10 की पावर -8 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इन कोर ऑफ सन, इन कोर ऑफ सन इज 10 की पावर 7 केल्विन, while at the surface of sun वो होता है 6000 केल्विन। तो ये कुछ डेटा हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके बेस पर एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सॉरी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। 6000 केल्विन है, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। थर्मल फिजिक्स में एक ब्रांच है
क्रायोजेनिक्स, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे क्रायोजेनिक्स, जो लो टेम्परेचर का प्रोडक्शन और मेजरमेंट करती है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with production and measurement of low temperature। और इसी तरीके से पायरोमेट्री, जो पायरोमेट्री होती है स्टूडेंट्स, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with study and measurement of high temperature। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। लेक्चर के स्टार्टिंग में जब मैं हीट एनर्जी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो वहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको यह कहा था कि इंटरनल जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट ना, यही तो कहा था मैंने कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजरमेंट करता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि टेम्परेचर का काम क्या होता है। गैस मॉलिक्यूल्स के या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के, कोई भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट करना हो तो आप फिजिक्स में या थर्मल फिजिक्स में कौन सा टर्म पढ़ते हो, टेम्परेचर। ऑलवेज ध्यान रखना कि टेम्परेचर क्या करता है, वो गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, आपने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ा होगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये एक ऐसा यूनिक टेम्परेचर है जहां पर वाटर के तीनों स्टेट यानी कि तीनों फेज मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, तीनों फेज इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहां पे द स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ वाटर या द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इस तरीके से लिखिए, द टेम्परेचर ऑफ वाटर at which liquid, solid and vapor phase of water coexist in thermal equilibrium। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर की तीनों स्टेट मिल जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट विच लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर फेज ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है ना, मैं यहां पे TR लिख देता हूं, वो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको ही आप केल्विन में बताना चाहो तो 273.16 केल्विन होता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स?
तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ध्यान में रखना है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है, जहां पर एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर के तीनों स्टेट ना, लिक्विड, सॉलिड, वेपर, ठीक है, सॉलिड मतलब आइस, तीनों फॉर्म एग्जिस्ट होती हैं, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसे भी नोट करिए। फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि टेम्परेचर को किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, पर बेसिकली स्टूडेंट्स हम यहां पर 3 यूनिट की बात करेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं होती है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमने यहां पर जो एक स्टैंडर्ड डेटा फिक्स किए हैं वो वाटर के लिए फिक्स किए हैं, ठीक है। तो वाटर, 2 पॉइंट आपको फिक्स करने पड़ेंगे मेजरमेंट के लिए। तो एक पॉइंट होता है UFP, जिसे हम कहेंगे अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, और LFP मतलब कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट स्टूडेंट्स मतलब कि स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, और लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आइस पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? और तीनों के लिए, यानी कि अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस के लिए, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसके लिए जो आपका UFP है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो LFP है स्टूडेंट्स वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप डिवीजन की बात करें, यहां पर डिवीजन, कितने डिवीजन बनते हैं, तो वो बनेंगे डिवीजन 100। अगर मैं बात करूं डिग्री फ़ारेनहाइट की, ठीक है ना स्टूडेंट्स, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स हम? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर जो अपर फिक्स पॉइंट है वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिवीजन होंगे 180। अगर मैं केल्विन स्केल की बात कर लूं स्टूडेंट्स, तो ये 273.15 केल्विन होता है, सॉरी 373 अपर फिक्स पॉइंट, और लोअर फिक्स पॉइंट होगा 273.15 केल्विन, और डिवीजन यहां पर भी 100 होंगे। अगर यहां पर स्टूडेंट्स आपको कन्वर्ट करना हो कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, TC माइनस 0 अपॉन 100, TF माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पे TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100। अगर मान लीजिए आपके पास कोई और स्केल हो तो उसके लिए लिख लीजिए, मान लीजिए T माइनस T0 अपॉन N। और स्टूडेंट्स यहां पे जो T0 है वो लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट फॉर दैट स्केल। जो स्केल अगर मान लीजिए आपके पास कोई और थर्मोमीटर है, ठीक है ना, कोई और थर्मोमीटर है, ये कोई और यूनिट है आपके पास, जैसे कि ये सेल्सियस के लिए है, ये फ़ारेनहाइट के लिए, ये केल्विन के लिए, ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई और हो, तो T नॉन यहां पर क्या हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट, और N क्या स्टूडेंट्स? N है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, बिटवीन UFP एंड LFP। ये नंबर ऑफ डिवीजन है, ये लोअर टेम्परेचर है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा लोअर फिक्स पॉइंट,
ऑफ फॉर दैट स्केल, और ये वो टेम्परेचर है जिसे आपने मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने हीट एनर्जी और टेम्परेचर की बात की है। उम्मीद करता हूं कि सभी को हीट एनर्जी और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली इनका यूज क्या होता है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।